गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं क्लास 11th के सबसे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट लोगों को नहीं लगता है, बच्चों को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, पर ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, ये पेपर, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पढ़े बिना, इसको समझे बिना पूरे फिजिक्स और पूरे साइंस को नहीं समझ सकते। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां आप समझने वाले हैं साइंस क्या है, फिजिकल साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है और साइंस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, साइंस का या फिजिक्स का स्कोप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर साइंस के बारे में डील करता है और बेसिकली फिजिक्स के बारे में ज्यादा डील करता है क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर आता है। ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में वीडियो अपलोड किया जाएगा। पहला पार्ट में स्कोप एंड एक्साइटमेंट तक किया जाएगा, उसके बाद दूसरा पार्ट में आपका फंडामेंटल फोर्सेस को बहुत अच्छे से अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सब साइंस के बारे में जानने वाले हैं। बिना साइंस को जाने, बिना फिजिक्स को जाने हम सब अपना स्टडी नहीं शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब समझते हैं कि ये जो साइंस है वो 16th सेंचुरी से पहले नेचुरल फिलोसॉफी में आता था। तब साइंस नहीं माना जाता था, एज ए होल नेचुरल फिलोसॉफी में इसको इंक्लूड किया गया था, इसका स्ट्रीम नहीं हुआ करता था। साइंस जो वर्ड है वो आपका आया है लैटिन वर्ड से, है ना। साइंस जो वर्ड है, साइंस आया है आपका लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कहां का लैंग्वेज है, कहां का वर्ड है? ये आपका इटली का विलुप्त भाषा है, ठीक है, जिसमें हुआ करता था, साइंस को बोला जाता है साइंटिया, ठीक है। साइंटिया का मतलब होता है टू नो। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे संस्कृत में, हमारे इंडिया में भी इसको विजनन के नाम से जाना जाता था, है ना। ये इंडिया में संस्कृत में विजनन, जिसका हिंदी विज्ञान हो गया, इसका भी मतलब नॉलेज, है ना, नॉलेज। टू नो और नॉलेज दोनों मीनिंग है साइंटिया का, ठीक है ना। टू नो और नॉलेज दोनों एक ही चीज है ना। टू नो या नॉलेज दोनों एक ही है। अरबिक में यानी अरब का जो लैंग्वेज है वो इल्म, ठीक है, इल्म भी नॉलेज को कॉरेस्पॉन्ड करता है, नॉलेज को बताता है, नॉलेज, ठीक है। 16th सेंचुरी, मैंने अभी पहले बताया 16th सेंचुरी से पहले, 16th सेंचुरी, बिफोर 16th सेंचुरी साइंस वाज क्या नाम से जाना जाता था? नेचुरल फिलोसॉफी, है ना। नेचुरल फिलोसॉफी मतलब प्राकृतिक दर्शन, फिलोसॉफी, ठीक है। 16th सेंचुरी के बाद, आफ्टर 16th सेंचुरी, ठीक है, 16th सेंचुरी या आफ्टर 16th सेंचुरी साइंस का स्ट्रीम हुआ, जिसमें साइंस को स्ट्रीम वाइज पढ़ा जाने लगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब आने लगा। तो हम सब देखेंगे कि साइंस है क्या। सबसे पहले तो हम सब समझेंगे साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस। क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज साइंस। ये तो हम सब जान गए कि ये कहां से आया है। यहां एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो वर्ड आते हैं इंग्लिश के जो वर्ड आते हैं वो 60% जो इंग्लिश के वर्ड हैं, 60% इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो दो ही लैंग्वेज से आए हुए हैं, ठीक है। या तो वो ग्रीक लैंग्वेज से होगा या तो वो इटली के लैटिन वर्ड से होगा या लैटिन लैंग्वेज से होगा, ठीक है ना। लैटिन इटली का है, ग्रीक किसका है? ग्रीस का लैंग्वेज, ठीक है। लैटिन विलुप्त वाला भाषा है और
ग्रीस का जो भाषा है ग्रीक, वो इंग्लिश में चलता है, वो भी चलता है। जैसे कि साइंटिया जो है उससे हम लोग क्या बना लिए हैं, साइंस बना लिए हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल फॉर्म नहीं चलता, उसका मॉडिफाइड फॉर्म चलता है। इंग्लिश में मॉडिफाइड फॉर्म चलता है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं चलता है। ग्रीस एक देश है जिसका लैंग्वेज ग्रीक, और इटली का लैटिन हो जाएगा, है ना। ग्रीक आपको पता होगा, जहां पर रूसो, एरिस्टोटल और भी बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर वहां हुए, एस्ट्रोनॉमर वहां हुए। 16th सेंचुरी से पहले जो साइंस को नेचुरल फिलोसॉफी में माना जाता था, तो उसमें आपका जो कंट्री हुआ करता था वो मेसोपोटामिया, इंडिया, इन सब का बहुत बड़ा रोल था। चाइना, ग्रीस, इन सब का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोप का नाम ज्यादा आता है, यूरोप का नाम ज्यादा आता है, जिसमें आपका न्यूटन, गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा, सब यूरोपियन कंट्री से थे। तो अब यहां हम सब समझते हैं कि साइंस क्या है, क्या होता है, साइंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम सब। साइंस वास्तव में होता क्या है। अभी तक आपने साइंस में पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। और आज आप जानने वाले हैं कि साइंस का एक डेफिनेशन भी होगा। हालांकि साइंस का पूरी तरह से एग्जैक्ट डेफिनेशन देना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉडली सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। पर फिर भी हम सब कोशिश करेंगे साइंस क्या है ये जानने की, है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं इसका। साइंस का अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। इवन एनसीईआरटी भी अलग अलग बात करता है, बहुत सारे बुक भी अलग अलग लिखते हैं, है ना। तो साइंस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी सब्जेक्ट का, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज साइंस? सिस्टमैटिक स्टडी, है ना। सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। ध्यान देंगे, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है साइंस। अब ऐसा नहीं कि साइंस में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, होम साइंस भी हो सकता है। होम साइंस भी एक सब्जेक्ट है लेकिन उसमें साइंस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो, एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और किस पर बेस्ड हो? ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। ये साइंस तो आपको समझ में आ गया कि सिस्टमैटिक स्टडी है ना। स्टेप वाइज सिस्टमैटिक स्टडी कैसे होता है वो हम सब देखेंगे, थोड़ा देर में देखेंगे। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो, मतलब यहां एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को बहुत ही जोर दिया जाता है, बाकी सब सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता है, तो वो आपके अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब साइंस का क्लासिफिकेशन हम सब करेंगे, है ना। साइंस का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस को कितने पार्ट में बांटा जाए? तो साइंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है ना। साइंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन सा पार्ट? साइंस को एक तो हो जाएगा फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस। दूसरा हो जाएगा नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। और तीसरा हो जाएगा सोशल साइंस, सोशल साइंस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है साइंस का, ठीक है ना। क्या क्या है? फॉर्मल साइंस, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। फॉर्मल साइंस में आपका आता है लॉजिक और दूसरा मैथमेटिक्स। जी हां, मैथ भी साइंस है, मैथ भी साइंस है, ठीक है ना। मैथ प्योर साइंस है, फॉर्मल साइंस है ना। फॉर्मल साइंस में लॉजिक आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, है ना। कंप्यूटर साइंस भी आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डाटा यूज होता है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है,
जो भी उसका वर्किंग प्रोसेस है वो साइंस है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली साइंस है। नेचुरल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस ऐसा क्लासिफिकेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत ही जबरदस्त क्लासिफिकेशन है, इसको बहुत ही स्टडी के बाद लिखा गया है, आपको नेट में भी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है। ये दरअसल एजुकेशन के सेक्शन में जब आप ध्यान देंगे बीएड और एमएड में, तो इन सब में आपको ये सब क्लासिफिकेशन मिलता है, बहुत स्टडी करने के बाद ये क्लासिफिकेशन मिलता है ना, फिजिकल साइंस। दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस। सोशल साइंस में तो आपको पता है हिस्ट्री तो नहीं होगा, सोशल साइंस में हिस्ट्री नहीं होगा, होम साइंस हो गया है ना, स्टडी ऑफ, यहां ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि साइकोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी हो सकता है और भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट उसमें सोशल साइंस में जो आ जाता है, आर्ट्स वाले सेक्शन में जो सब्जेक्ट आ जाता है, जो हम लोग जानते हैं आर्ट्स के नाम से, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी भी आपका उसी में आ जाता है। कई यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी को साइंस में रखा गया है, ठीक है, आपको पहले ही यहां बताया गया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और वो जरूरी नहीं है कि वो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट साइंस नहीं हो, आर्ट्स वाला सब्जेक्ट भी साइंस हो सकता है, जिसको हम लोग आर्ट्स सेक्शन में पढ़ते हैं वो भी साइंस हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल साइंस में दो पार्ट आपको बताया गया, फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सारा आ जाएगा, जियोलॉजी आ जाएगा आपका, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस में आ जाएगा आपका बायोलॉजी, बोटनी, बायोलॉजी के दो पार्ट हैं, बोटनी और जूलॉजी, ठीक है ना, स्टडी ऑफ प्लांट, बोटनी स्टडी ऑफ एनिमल बीइंग्स, एनिमल्स आपका आ जाएगा जूलॉजी में। बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, सोशल साइंस आपको बता दिया गया और फॉर्मल साइंस। तो साइंस का क्लासिफिकेशन यहाँ तीन है। पहला जो है वो फॉर्मल साइंस है, फॉर्मल साइंस में लॉजिक, मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस आएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन नेचुरल साइंस है, जिसका दो पार्ट आएगा, नेचुरल साइंस नेचर से कंसर्न है ना, जो नेचर को डील करे, उसमें आएगा फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी आएगा, अर्थ साइंस भी आ जाएगा, इसमें बहुत सारा इसमें पार्ट आ सकता है, बहुत सारा सब्जेक्ट हो सकता है, जो पूरी तरह से पूरी जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को यहाँ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट होता है साइंस में, है ना, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजिकल साइंस में आपका आ जाएगा बायोलॉजी, जिसका दो पार्ट बोटनी और जूलॉजी होता है। सोशल साइंस में आपको पता है स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सोशल साइंस का आपका साइकोलॉजी हो सकता है, फिलोसॉफी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइंस का क्लासिफिकेशन। अब साइंटिफिक मेथड, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है वो हम सब समझते हैं, उसके बाद हम सब साइंस का क्लासिफिकेशन किए हैं, तो साइंस का क्लासिफिकेशन के बाद हम सब देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री ये सब से हम लोग को लेना देना नहीं है, ये फिजिक्स का क्लास है, तो हम सब फिजिक्स को देखेंगे, है ना, हम सब देखेंगे इसके बाद फिजिक्स क्या है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, एक स्टेप में आपका प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और मेथड, है ना। इसमें क्या होता है, पहला जो स्टेप होता है इसका वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब शुरू से हम सब प्रॉब्लम को देखते आ रहे हैं, जैसे कि शुरू से बिजली का चमकना ये लोगों को आश्चर्यचकित करता था, लोग डरते थे उस समय। शुरुआत में ये समझते थे
कि ये हम सब कुछ पाप कर रहे होंगे, कुछ गलत कर रहे होंगे, जिसका सजा ऊपर वाले या भगवान हम सबको दे रहे हैं, ऐसा माना जाता था, है ना। लेकिन ये एक समस्या था, बिजली का गिरना एक समस्या था, तो आपने सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया कि प्रॉब्लम क्या है, बिजली का गिरना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के बाद क्या होता है, मेक हाइपोथेसिस। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब प्रॉब्लम को देखकर आप एक अनुमान लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम इसके वजह से हुआ होगा, और इस जो अनुमान लगाते हैं उसको बोला जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा सही हो। हाइपोथेसिस आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। मैक हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। हाइपोथेसिस आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इसको पता कैसे करेंगे कि सही कैसे होगा और गलत कैसे होगा, तो इसके लिए आप करेंगे एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन, साइंस में आपको क्या बताया गया, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो कंडीशन मिलेगा, या तो हाइपोथेसिस आपने बनाया था वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हाइपोथेसिस, या तो फॉल्स। ट्रू हो गया तो यही आपका बन जाएगा थ्योरी, ठीक है। आपका हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो गया एक्सपेरिमेंट से तो ये बन जाएगा थ्योरी। आपने जो अनुमान लगाया था कि बिजली इसके वजह से चमकता है, तो वो जो अनुमान एक्सपेरिमेंट के बाद अगर सही हुआ तो ये आपका थ्योरी बन जाएगा। गलत हुआ तो फिर से आपको जाना पड़ेगा हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस को बदलना पड़ेगा, या फिर उसके बाद फिर से आपको एक्सपेरिमेंट में जाना होगा, और ये सर्कल आपका चलता रहेगा, ठीक है। हाइपोथेसिस में जाना होगा और हाइपोथेसिस से एक्सपेरिमेंट फिर से ये करना होगा। तो सही हो जाए तो तुरंत ये थ्योरी बन जाएगा, और गलत हो जाए तो आपको फिर से शुरुआत में जाना होगा, प्रॉब्लम के बाद हाइपोथेसिस में जाना होगा, ठीक है। अब हम सब बात करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट के बारे में। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे, साइंटिफिक मेथड को समझ गए होंगे कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या मेक हाइपोथेसिस। पहला स्टेप क्या लिखाया गया था, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। आपको फिर से इसको समझना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा क्या लिखाया गया था, मेक हाइपोथेसिस और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, और ऑब्जर्वेशन करके दो रिजल्ट निकलेगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो थ्योरी बनेगा, आपका हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। और अगर फॉल्स हुआ तो क्या बन जाएगा, फॉल्स होगा। तो फिर से हाइपोथेसिस पे जाना होगा, फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या गलत हाइपोथेसिस तो नहीं बना लिया था। उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट में भी सुधार करना पड़ेगा, फिर से ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट में सुधार होगा तो ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक आपका दूसरा आएगा, फिर से यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो हम सब देखेंगे, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या है इसका मतलब, स्कोप मतलब फिजिक्स का स्कोप कहां तक है। तो फिजिक्स का स्कोप और एक्साइटमेंट समझने से पहले आपको फिजिक्स को समझना पड़ेगा, ठीक है।
फिजिक्स को समझना पड़ेगा। फिजिक्स आया है जिस लैटिन वर्ड से, उसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, नेचर। वो जो वर्ड आया है वो या तो फ्यूसिस से मिलेगा या तो फ्यूजिकोस से मिलेगा, है ना, ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है नेचर। ये ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है ना, ग्रीक में या लैटिन में ऐसा लिखा हुआ नहीं, उनका अपना लैंग्वेज होता है जिसको देखकर आप नहीं पहचान सकते, उनका स्क्रिप्ट अलग होता है। ये तो इंग्लिश का रोमन स्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं इसको, है ना। सो इसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, और नेचर जैसा कि बताया गया, पहले इसको नेचुरल साइंस या नेचुरल फिलोसॉफी बोला जाता था, तो उसके अकॉर्डिंग नेचर है। तो फिजिक्स का क्या डेफिनेशन होगा फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स का डेफिनेशन हम सब देखते हैं कि फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, विच ब्रांच, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस, कौन से, नेचुरल साइंस का ब्रांच है ना, तो ब्रांच ऑफ साइंस बोलेंगे विच डील्स अबाउट the mass and energy, जनरली मास और एनर्जी के बारे में, मैटर एंड एनर्जी ज्यादा बेटर होगा, मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज आप देखते हैं वो मैटर के अंदर आएगा, जो नहीं दिखता है वो एनर्जी के अंदर आएगा। यूनिवर्स दो ही चीज से बना है, या तो मैटर या तो एनर्जी, इसके अलावा, इनके अलावा और भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन बार बार होता है कि व्हाट इज यूनिवर्स मेड अप ऑफ, तो देयर आर टू सेक्शंस, मैटर एंड एनर्जी। मैटर में आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, 3 स्टेट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इसमें 5 स्टेट होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा 5वां होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, एंड इंटरेक्शन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन को भी बताता है, इंटरेक्शन बिटवीन देम। क्या बताएगा, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, इसके बीच में इंटरेक्शन को भी बताएगा। फिजिक्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फिजिक्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो फिजिक्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो आपका है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। अब किसको क्लासिकल बोलेंगे और किसको मॉडर्न बोलेंगे। क्लासिकल फिजिक्स 1900 से पहले के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे, ठीक है, बिफोर 1900, और आफ्टर 1900 आपका आएगा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन का वर्चस्व है। ठीक है, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है इसको। हीट आ जाएगा, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सभी टॉपिक, है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ऑप्टिक्स आ जाएगा, और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, बहुत सारा इसमें आएगा, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत सारा पार्ट आ जाएगा। 1900 से पहले ये माना जाता था कि फिजिक्स में सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स ही होगा, फिजिक्स का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जो पार्टिकल के प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में स्टडी ने फिजिक्स को और ब्रॉड कर दिया, है ना, क्योंकि वेव पिक्चर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सका था। उसके बाद से क्वांटम मैकेनिक्स आपके स्टडी में आया, आपके मॉडर्न फिजिक्स में आया। उसके बाद फिजिक्स का स्कोप जो है वो और आगे बढ़ता गया। अब हम सब देखते हैं स्कोप क्या है फिजिक्स, स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में। स्कोप और एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में, कितना इसका स्कोप हो सकता है। तो स्कोप के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ब्रॉडली है फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ नहीं है, हर पॉइंट में फिजिक्स है।
हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो भी फिजिक्स है। हम दोनों के बीच में मोबाइल है, वो भी फिजिक्स है। हम दोनों का आवाज, हमारा आवाज आपको सुनाई दे रहा है, वो तो फिजिक्स है। और इसके अलावा आप सर्किट को टच कर रहे हैं, आप स्क्रीन को टच कर रहे हैं, वो भी फिजिक्स है। यहाँ माइक्रोफोन लगा हुआ है, वो भी फिजिक्स है। ठीक है, सब कुछ फिजिक्स है। आप मुझे देख पा रहे हैं, वो फिजिक्स है। एवरीवेयर, सभी जगह फिजिक्स है, बस ढूंढने वाले की कमी है। ठीक है ना। तो स्कोप और एक्साइटमेंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या क्या है इसको। तो स्कोप को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। स्कोप, फिजिक्स के स्कोप को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। पहला पार्ट है मैक्रो, दो डोमेन कहेंगे, है ना, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा पार्ट है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है छोटा, जो आंख से दिखाई दे, खुले आंखों से दिखाई दे, है ना, स्मॉल बट कैन बी सीन थ्रू naked eye, through naked eye। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बट कैन बी सीन थ्रू naked eye। छोटा है पर खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, छोटा है पर खुली आंखों से देखा जा सकता है। जैसे ये डस्ट छोटा है पर आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। पर स्मॉल, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन हो सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं, क्वार्ज हो सकता है, और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं इसमें, एटम्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें उससे बड़े जो भी आएंगे वो होंगे। तो ये जो दो पार्ट को क्लासिफाई किया गया है वो इसी के आधार पर किया गया है। ठीक है ना। ये जो आपका मैक्रोस्कोपिक है वो आपको क्लासिकल फिजिक्स को बताता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक जो है वो क्लासिकल फिजिक्स को बताता है, क्लासिकल फिजिक्स। और माइक्रो जो है वो मॉडर्न फिजिक्स को बताता है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी सारा डेवलपमेंट जो हो पाया है वो मॉडर्न फिजिक्स के कारण हो पाया है। ठीक है, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स से कंसर्न है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको बताया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स उसको कहा जाता है क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में आता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। मैकेनिक्स मतलब इसमें आपको न्यूटन के सारे नियम चलेंगे। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स में इसके जो जनक हैं, इसके जो फादर हैं वो न्यूटन हैं। इसमें न्यूटन के सारे नियम चलते हैं। ठीक है, न्यूटन के कितने नियम हैं, 3 है ना। न्यूटन के सारे नियम चलते हैं प्लस ग्रेविटेशनल चलता है, ग्रेविटेशन चलेगा। ठीक है, मैकेनिक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट, है ना। ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट हैं, ऑप्टिक्स में भी 2 पार्ट हैं। ऑप्टिक्स का एक पार्ट तो है आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। दूसरा पार्ट है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स लाइट को एनर्जी मानकर स्टडी होता है, रे ऑप्टिक्स लाइट को पार्टिकल मानकर, फोटोन मानकर स्टडी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसमें, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये भी 2 पार्ट में है। एक पार्ट जो है वो एज ए होल ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है और दूसरा पार्ट काइनेटिक थ्योरी, वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी में थर्मोडायनेमिक्स का ही स्टडी होता है, पर पार्टिकल को मतलब सिस्टम को एज ए पार्टिकल की तरह बिहेवियर को देखा जाता है, पार्टिकल की तरह उसको देखा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल का स्टडी करना है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल का स्टडी करना है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, स्टडी ऑफ एटॉमिक
एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उससे भी छोटा क्वार्ज, पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से डिनोट करते हैं, पॉजिट्रॉन को प्लस ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो होगा रिलेटिविटी होगा, जिसको दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। रिलेटिविटी के भी दो पार्ट हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, दोनों का अलग अलग महत्व है। रिलेटिविटी के भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जनरल और दूसरा पार्ट है स्पेशल। आपको बताते चलें कि जहां पर न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ खत्म होता है, वहां से रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेटिविटी खत्म होता है। ये कहता है, पहले न्यूटन का समझते हैं। न्यूटन क्या कहते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी चेंज, मास को कहीं भी रख दीजिएगा वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास के वेलोसिटी में हम इसको अगर प्रोजेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका मास बदल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिविटी हो जाएगा। और भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स अभी आपको बताया गया। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, पार्टिकल, मॉलिक्यूल और पार्टिकल फिजिक्स इसमें आ जाएगा। बहुत सेक्शन इसमें आएंगे, इसमें भी बहुत सेक्शन आ जाएंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपको अभी छूट गया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या आएगा, इसके भी दो पार्ट हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में दो पार्ट आएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्लास 12 में है, इसमें दो पार्ट आएगा। पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आएगा और दूसरा पार्ट आएगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। स्टडी में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी दो पार्ट आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिज्म में तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ता है। तो ये इसका स्कोप था, ये बहुत ही वाइडली स्कोप है। इसका स्कोप इतना आसान नहीं है कि इतना बताकर आपको समझाया जा सके, ये और भी आगे तक जाएगा, और भी लंबा सा एक्सप्लेनेशन है। अब हम सब लेंथ, मास और टाइम में भी देखते हैं क्या स्कोप है, क्या हम लोग के पास रेंज है, क्या डोमेन है हम लोगों के पास लेंथ, मास और टाइम में। तो इसके लिए दो यूनिट हम लोग तय करेंगे, एक स्मॉलर यूनिट और एक लार्जर यूनिट, है ना, एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट। तो एक लेंगे स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मतलब सबसे छोटा से छोटा स्केल, और एक लार्ज स्केल मतलब फिजिक्स जो है छोटे से छोटे पार्टिकल को स्टडी करता है और बड़े से बड़े पार्टिकल को भी स्टडी कर सकता है। वो स्मॉल स्केल में कौन सा आ जाएगा, आपका माइक्रो आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें आपको माइक्रो आ जाएगा। और लार्ज स्केल में क्या आ जाएगा, मैक्रो आ जाएगा, ठीक है ना। स्मॉल स्केल में हम सब शुरू करेंगे लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। लेंथ का मिनिमम लेंथ हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, 10 टू द पावर लगभग -15 मीटर। क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस का रेडियस, ठीक है। क्या है 10 टू द पावर -15 मीटर, ये है न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस, ठीक है। इससे भी कम के डिस्टेंस को हम सब मेजर कर सकते हैं। लार्ज स्केल क्या होगा, 10 टू द पावर 26 मीटर, ये गैलेक्सी के रेंज का है, ठीक है। मास कितना है, तो मिनिमम है 10 टू द पावर -30 kg। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास, सबसे कम मास जो मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर -30, इसलिए स्मॉल स्केल बोला गया है। और ये है आपका 10 टू द पावर 55, 10 टू द पावर 55 kg, जो आपका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास होगा। जितना अभी तक हम सब ऑब्जर्व कर चुके हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10 टू द पावर 55 kg। टाइम क्या है, टाइम का 10 टू द पावर -22 सेकेंड से लेकर 10 टू द पावर 18 सेकेंड तक का कैलकुलेशन हम सब कर सकते हैं, है ना।
10 टू द पावर -22 सेकेंड से 10 टू द पावर 18 सेकेंड का। तो ये हमारा एक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में था कि फिजिक्स लेंथ मास टाइम को मिनिमम कितना मेजर कर सकता है और मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है। ये पूरा आपको स्कोप एंड एक्साइटमेंट तक का एकदम नोट पॉइंट वाइज और एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल संजीव सर फिजिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी ये नॉलेज पता चलना चाहिए। ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना साइंस, बिना फिजिक्स केमिस्ट्री आप समझे आप साइंस में इंटर नहीं कर सकते। आप 11th में अभी साइंस पर इंटर, इसको इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बोला जाता है। पहले आप जनरल पढ़ते हैं, अब आप साइंस के स्पेसिफिक पेपर की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है, सभी धीरे धीरे भास्ट होने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे हम सब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फंडामेंटल फोर्सेस के साथ।